जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल मुफ्त में शिक्षा। चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ एनसीईआरटी का। हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, है ना, एक दल के प्रभुत्व का दौर। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, एक पार्टी एक दल, है ना, एक राजनीतिक दल का प्रभुत्व है, उसके दौर के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर। फर्स्ट थिंग विल स्टडी द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो हम भारत में देखेंगे कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की स्थापना, है ना। भारत कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र एंड निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की स्थापना भारत में कैसे हुई है, ये हम देखने वाले हैं। द नेक्स्ट इज द डोमिनेशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द ईयर्स इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना। तो आज़ादी के बाद के शुरुआती सालों में कांग्रेस पार्टी का डोमिनेशन, कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा पूरे भारत में। डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी इन द ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा। एंड थर्ड थिंग जो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं या देखने वाले हैं, यह है द एमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज एंड देयर पॉलिसीज। तो जो विपक्षी दल हुए उनका नीतियों का उद्भव, द एमरजेंस उद्भव ऑफ अपोजिशन पार्टीज एंड देयर प्रिंसिपल्स, तो अपोजिशन पार्टीज का उद्भव एंड देयर पॉलिसी और उनकी नीतियों का। सो ये चीज़ें हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट द चैप्टर दोस्तों। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी, है ना, लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। तो हम देखने वाले हैं अभी कि अगर डेमोक्रेसी को स्थापना करना हो, जब लोकतंत्र की स्थापना करनी हो, तो क्या क्या चुनौतियां आते हैं। सो यू हैव नाउ have an idea of difficult circumstances in which independent India was born. You have read about the serious challenge of nation building that confronted the country right in the beginning, है ना। तो आपको अब तक अंदाजा लग चुका होगा कि स्वतंत्र भारत का जन्म किन कठिन परिस्थितियों में हुआ था। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि इंडिया का जो इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस थे, है ना। एंड आपने ये यू हैव रेड अबाउट द सीरियस चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो राष्ट्र निर्माण के लिए जो सीरियस चैलेंजेज है, जो चुनौतियां हैं, वो भी हमने पढ़ा था। जो भारत ने जस्ट आज़ादी के तुरंत बाद जो राष्ट्र निर्माण के लिए जो चुनौतियां हमने झेला, तो उसके बारे में भी हमने पिछले चैप्टर में थोड़ा पढ़ाई किया था। फेस्ड विथ सच सीरियस चैलेंजेस, है ना, ऐसे सीरियस चैलेंजेस को फेस करते हुए लीडर्स इन मेनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डिसाइडेड दैट देयर कंट्री कुड नॉट एफोर्ड टू हैव डेमोक्रेसी। तो दुनिया के बहुत सारे देशों के जो लीडर्स थे, है ना, उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी कंट्री डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का भार नहीं उठा सकती, वो एफर्ड नहीं कर सकती, वहाँ डेमोक्रेसी का स्थापना नहीं किया जा सकता, वहाँ लोकतंत्र को अपनाया नहीं जा सकता। दुनिया के बहुत सारे देशों ने ऐसा सोचा, बहुत सारे लीडर्स ने, दुनिया के बहुत सारे देशों के लीडर्स ने ऐसा सोचा। दे सेड दैट नेशनल यूनिटी वॉज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड दैट डेमोक्रेसी विल इंट्रोड्यूस डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। उनका ऐसा मानना था कि जो नेशनल यूनिटी, जो राष्ट्रीय एकता है, वो उनका सर्वोत्तम प्रायोरिटी, उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है, सबसे ऊपर उनका प्रायोरिटी है नेशनल यूनिटी। और डेमोक्रेसी आने से ये नेशनल यूनिटी नहीं एस्टेब्लिश हो सकती है, बिकॉज डेमोक्रेसी डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना, अलग अलग डिफरेंसेस, अलग अलग सोच, अलग अलग विचार और उनके आसपास में लड़ाई का, कॉन्फ्लिक्ट्स, मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। तो इस कारण से बहुत सारे कंट्रीज ने नेशनल यूनिटी को ऊपर रखते हुए डेमोक्रेसी को नहीं स्थापित किया। Therefore, many of the countries that gained freedom from colonialism experienced non-democratic rule. तो इस कारण से बहुत सारे राष्ट्र, जो बहुत सारे देश जो फ्रीडम मिले, जिनको उपनिवेशवाद से, कॉलोनियलिज्म से, है ना, गुलामी की मानसिकता कर सकते हैं हम, उपनिवेशवाद से जब बहुत सारे देशों को आज़ादी मिली, तो उसके बाद बहुत सारे देशों ने नॉन डेमोक्रेटिक, है ना, लोकतांत्रिक नहीं, नॉन डेमोक्रेटिक रूल को एक्सेप्ट कर लिया। सो इट टुक वेरियस फॉर्म्स, नॉमिनल डेमोक्रेसी बट इफेक्टिव कंट्रोल बाय वन लीडर, है ना, वन पार्टी रूल और डायरेक्ट आर्मी रूल। तो ये बहुत अलग अलग तरीके का हुआ। कहीं कहीं पे क्या हुआ कि नॉमिनल डेमोक्रेसी हुई, नाम मात्र का एक डेमोक्रेसी रहा, है ना, लेकिन वो इफेक्टिवली किसी एक नेता के द्वारा ही कंट्रोल किया गया, है ना। सो एक्चुअली कह सकते हैं कि हम एक व्यक्ति का वहाँ रूल रहा। वन पार्टी रूल, कहीं कहीं एक पार्टी का रूल रहा, एक दल का पार्टी रूल रहा, और कहीं कहीं तो डायरेक्ट आर्मी का ही रूल वहाँ पे स्थापित किया गया। सो नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम्स ऑलवेज स्टार्टेड विथ ए प्रॉमिस ऑफ रेस्टोरिंग डेमोक्रेसी वेरी सून। तो जितने भी ये जो नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम्स हैं, है ना, जितने भी ये नॉन डेमोक्रेटिक
सरकारें आई, ये स्टार्ट कैसे किए हैं? स्टार्ट किए हैं कि एक प्रॉमिस के साथ कि बहुत जल्द ही डेमोक्रेसी की स्थापना कर ली जाएगी। इस सोच के साथ स्थापित किया गया कि बहुत जल्द डेमोक्रेसी की स्थापना होगी। हाउएवर बट वंस दे एस्टेब्लिश देमसेल्व्स इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डिसक्लोज देम। बट एक बार जब वो स्थापित हो गए, जब जो भी सरकार आ गई, इनको फिर से विस्थापित करना या इनको डिसलॉज करना, इनको हटाना बहुत डिफिकल्ट था, वेरी डिफिकल्ट टू डिसलॉज देम। सो दे केम विद द आइडिया दैट डेमोक्रेसी सेटअप होगी, बट वो डेमोक्रेसी सेटअप हो नहीं पाया बहुत सारे कंट्रीज में। द कंडीशंस इन इंडिया वेयर नॉट वेरी डिफरेंट। तो भारत में जो कंडीशन थे वो काफ़ी, इससे हालात जो थे भारत में, ये इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं थे। बट द लीडर्स ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया डिसाइडेड टू टेक द मोर डिफिकल्ट पाथ, है ना। बट जो आज़ाद भारत के जो लीडर्स थे, वो उन्होंने डिसीजन लिया कि वो एक डिफ़िकल्ट रास्ते पे चलेंगे, वो इससे ज़्यादा कठिन वाला रास्ता चूजेंगे। एंड एनी अदर पाथ वुड हैव बीन सरप्राइजिंग फॉर आवर फ्रीडम स्ट्रगल वॉज डीपली कमिटेड टू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो अगर हमारे जो राष्ट्र निर्माता है और हमारे जो लीडर्स थे, अगर कोई और रास्ता लेते तो वो बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट के जो लीडर्स थे, वो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी से बहुत ज़्यादा कमिटेड थे, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर्स, जो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी की एक लोकतंत्र होनी चाहिए, वो उन सबके माइंड में बहुत क्लियर था। आवर लीडर्स वेयर कॉन्शियस ऑफ द क्रिटिकल रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन एनी डेमोक्रेसी। तो हमारे जो राजनीतिक नेता थे, जो लीडर्स थे, वो इस चीज़ों से जागरूक थे। उनको पता था कि पॉलिटिक्स में डेमोक्रेसी, है ना, का कितना क्रिटिकल रोल है, कितना इंपॉर्टेंट रोल है। दे डिड नॉट सी पॉलिटिक्स एज प्रॉब्लम। उन्होंने इस राजनीति को एक प्रॉब्लम के रूप में नहीं देखा। दे सॉ इट एज ए वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। उन्होंने इसको ऐसा देखा कि ये जो पॉलिटिक्स है, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक तरीका है, एक रास्ता है। समझ गए दोस्तों? सो एवरी सोसाइटी नीड्स टू डिसाइड हाउ इट विल गवर्न एंड रेगुलेट इटसेल्फ। तो हर एक समाज को डिसीजन लेना है कि वो कैसे इसको गवर्न करेगी, खुद को कैसे गवर्न करेगी और कैसे अपने आप को रेगुलेट करेगी। देयर आर ऑलवेज डिफरेंट अल्टरनेटिव्स टू चूज फ्रॉम, है ना। और हमेशा बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं चूज करने के लिए। देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स विद डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिंग एंड एस्पिरेशंस। तो हमेशा बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो डिफरेंट होते हैं और उनके कॉन्फ्लिक्टिंग एस्पिरेशंस होते हैं, जो उनके आकांक्षाएं होती है समाज की, वो कॉन्फ्लिक्टिंग होती है, वो डिफरेंट होती है। सो हाउ डू वी रिजॉल्व दिस डिफरेंसेस? तो इन डिफरेंसेस को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? सो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। एंड जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, लोकतांत्रिक राजनीति है, इन सवालों का एक सटीक जवाब है। वाइल कॉम्पिटिशन एंड पावर आर द टू मोस्ट विजिबल थिंग्स अबाउट पॉलिटिक्स, द पर्पस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी इज एंड शुड बी डिसाइडिंग एंड परसुइंग पब्लिक इंटरेस्ट, है ना। तो क्या कह रहा है कि वाइल कॉम्पिटिशन एंड पावर, है ना, कंपटीशन एंड पावर आर द मोस्ट टू विजिबल थिंग्स अबाउट पॉलिटिक्स। तो एक राजनीति के लिए जो सबसे ज़्यादा दिखने वाली चीज़ है वो क्या है? सत्ता और प्रतिस्पर्धा, पावर एंड कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। राजनीति का सबसे विजिबल, सबसे दिखने वाला, सबसे इंपॉर्टेंट जो जाहिर चीज़ें हैं राजनीति की, ये दोनों चीज़ें हैं। बट द पर्पस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी, लेकिन एक राजनीतिक गतिविधि का उद्देश्य क्या होना चाहिए, है ना। सो उस राजनीति पर्पस ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटी इज, है और शुड भी, होना भी चाहिए, जो है और होना भी चाहिए, शुड बी डिसाइडिंग एंड परसुइंग पब्लिक इंटरेस्ट, है ना। तो जो आम जनता की जो है इंटरेस्ट में चीज़ें हैं, जो व्यक्ति समाज के इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, उस पर अमल करना, उस पर आगे बढ़ना, उसको परस्यू करना, यही हमारे किसी भी राजनीतिक एक्टिविटी का उद्देश्य होना चाहिए। दिस इज द रूट आवर लीडर्स डिसाइडेड टू टेक। और हमारे नेताओं ने इसी रास्ते को चुनने का फैसला लिया। सो लास्ट ईयर यू स्टडीड हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड। तो हमने जो पिछले साल क्लास 11th का जो चैप्टर मैंने लिया, नोट पिछले साल, सॉरी, मतलब मैंने कुछ दिनों पहले आप लोगों को क्लास 11th का जो चैप्टर्स लिया है, तो उसमें बताया कि हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड, हमारे संविधान को कैसे ड्राफ्ट किया गया था, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। आप लोगों को जिनको इसके बारे में डिटेल में जानना है, उन लेक्चर्स को फॉलो अप कर सकते हैं। You would remember that the Constitution was adopted on 26 November 1949 and signed on 24 January 1950 and it came into effect on 26 January 1950. So ये तीनों डेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये तीनों डेट्स को आज थोड़ा सा फिर से समझ लेते हैं। ये आप लोगों को मैंने बताया था, बट आज फिर से समझाता। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, है ना।
तो हमारे देश में जो संविधान है इसको अंगीकृत किया गया, अडॉप्ट किया गया, अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, और इसको साइन कब किया गया, हस्ताक्षर किया गया 24 जनवरी 1950 को, है ना। इस पर हस्ताक्षर, हमारे संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। और ये लागू कब से हुआ, है ना, ये संविधान अमल में कब से आया, तो ये संविधान 26 जनवरी 1950 से अमल में आया, और उस दिन से हम उसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जा रहे हैं। सो एट दैट टाइम द कंट्री वॉज बीइंग रूल्ड बाय एन इंटरिम गवर्नमेंट, है ना। तो उस समय सरकार एक आंतरिक सरकार, एक अंतरिम सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी। इट वॉज नाउ नेसेसरी टू इंस्टॉल द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। तो अब ये जरूरत थी कि भारत में एक ऐसा फर्स्ट डेमोक्रेटिक, पहला लोकतांत्रिक पर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार की स्थापना की जाए, इसकी जरूरत थी। द कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन द रूल्स, नाउ द मशीन हैड टू बी पुट इन द प्लेस। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो संविधान था, उसने कानून तो ले आया, उसने रूल्स तो ले आए, नियम तो तय कर दिया, बट अब इन नियमों पे अमल करने की ज़रूरत थी, इन नियमों को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत थी। इनिशियली इट वॉज थॉट दैट दिस वॉज ओनली अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स, है ना। स्टार्ट में लगा कि ये कुछ महीनों की बात है, बट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन जनवरी 1950, है ना। और इलेक्शन कमीशन, भारत का इलेक्शन कमीशन जो है ना, आप लोगों को मालूम है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी मैंने पढ़ा दिया। तो चुनाव आयोग का गठन 1950 में हुआ, जनवरी 1950 में हुआ। सोचती कि कितनी सुंदर बात है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा ये बनता है लोकतंत्र का, बेसिकली रिपब्लिक, हमारा देश रिपब्लिक बनता है 26 जनवरी 1950 को, और जनवरी 1950 में ही चुनाव आयोग का गठन हो जाता है। सो ये इतनी पॉजिटिविटी वाली बात है। सो सुकुमार सेन बिकम द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और प्रथम आजाद भारत के जो प्रथम चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए, है ना, भारत के जो पहले चुनाव आयोग के आयुक्त बने, है ना, प्रथम चुनाव आयुक्त, इनका नाम था सुकुमार सेन। तो ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, एंड सुकुमार सेन। द कंट्रीज फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वेयर एक्सपेक्टेड सम टाइम इन 1950 इटसेल्फ। तो ऑफकोर्स जब 1950 में चीफ इलेक्शन कमीशन बैठ गई थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए थे, तो उम्मीद किया जा रहा था कि 1950 में ही चुनाव हो जाएंगे, ऐसा एक्सपेक्टेशन था। But the election commission discovered that it was not going to be easy to hold a free and fair election in the country of India's size. But चुनाव आयोग को यह महसूस हो गया, उसको पता चल गया, उसको ऐसा एहसास हो गया कि एक भारत जैसे विशालकाय देश में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना इतने बड़े साइज के कंट्री में इतना आसान नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। So holding an election required delimitation or drawing the boundaries of the electoral constituency. तो चुनाव करवाने के लिए, है ना, चुनाव करवाने के लिए सबसे पहले डिलिमिटेशन और बाउंड्रीज की जरूरत थी। तो सीमांकन की जरूरत थी, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन जरूरी था। मतदाता सूची का ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी रिक्वायर्ड डिलिमिटेशन एंड ड्राइंग द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जैसा आप लोग जानते हैं कि चुनाव अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाइज होती है, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिलिमिटेशन करना, कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करना, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। Now, it also required preparing the electoral rolls or the list of all the citizens eligible to vote. और इसके साथ किस चीज़ की ज़रूरत थी, इलेक्टोरल रोल्स की ज़रूरत थी, है ना, कि जो लिस्ट ऑफ ऑल सिटीजन एलिजिबल टू वोट, तो जो मतदाता सूची, है ना, यानी मताधिकार प्राप्त वयस्क व्यक्तियों की एक सूची बनाना भी ज़रूरत है कि कौन कौन से लोग वोट करने के अधिकार जिनके पास हैं, तो उनका एक लिस्ट होना चाहिए, उनका एक सूची होना चाहिए, जैसा आज के डेट में होता है। बोथ दिस टास्क टुक ए लॉट ऑफ टाइम, और भारत जैसे विशाल काय कंट्री में इस चीज़ को करवाने में, डिलिमिटेशन करवाने में एंड इलेक्टोरल रोल्स बनवाने में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया। When the first draft of the rolls was published, it was discovered that names of nearly 40 lakh women were not recorded in the list. और जब पहला ड्राफ्ट, इलेक्टोरल रोल का जब पहला ड्राफ्ट बना, तो पाया गया कि लगभग 40 लाख महिलाओं का नाम उस लिस्ट में है ही नहीं। 40 लाख, इट्स अ ह्यूज नंबर। दे वर सिंपली लिस्टेड एज वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, है ना, वो सिर्फ नाम नहीं लिखा हुआ था, उनका लिखा हुआ था कि वो किसी की पत्नी है, या फलाना की बीवी है, पत्नी है, वाइफ है, या पुत्री है, इस तरीके से लिखा हुआ था। सो द इलेक्शन कमीशन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस एंट्रीज एंड ऑर्डर्ड ए रिवीजन इफ पॉसिबल एंड डिलीशन इफ नेसेसरी। तो जो चुनाव आयोग था वो ऐसी प्रविष्टियों को मानने से इनकार कर दिया, और आयोग ने फैसला किया कि संभव हो तो इसका पुनरावलोकन किया जाए, या जरूरी लगे तो ऐसी प्रविष्टियों को डिलीट कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए।
है ना, पॉसिबल, डिलीशन इफ नेसेसरी और रिवीजन इफ पॉसिबल। प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज अ मैमथ एक्सरसाइज। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि जो पहला चुनाव के लिए तैयारी करना, ये एक्चुअली अपने बहुत बड़ा काम था, ये अपने आप में हिमालय चढ़ने जैसा काम था, है ना, मैमथ एक्सरसाइज। नो इलेक्शन ऑन दिस स्केल हैड एवर बीन कंडक्टेड इन द वर्ल्ड बिफोर। और पूरी दुनिया में, समस्त दुनिया में के नो इलेक्शन ऑफ दिस स्केल, इस स्केल पे इतने बड़े, मतलब इतनी जनसंख्या और इतने ज़्यादा इलेक्ट्रल रोल्स, इस स्केल पे इलेक्शन पूरे वर्ल्ड में कभी नहीं हुआ था उस समय तक। एट दैट टाइम देयर वेर 17 करोड़ एलिजिबल वोटर। उस समय भारत में 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे, है ना, हु हैड टू इलेक्ट अबाउट 3,200 MLAs एंड 489 मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तो 17 करोड़ लोगों का इलेक्ट्रोल रोल बनाना था दोस्तों, और 3,200 MLAs को चुनना था, और 489 मेंबर्स ऑफ लोकसभा के चुनाव होने थे। इट्स ए बिग नंबर। ओनली 15% ऑफ दिस एलिजिबल वोटर्स वेर लिटरेट। और इसमें से 17 करोड़ में से सिर्फ जो 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे, जो वोट देने के अधिकार जिनको था 17 करोड़ लोगों को, उसमें से मात्र 15% लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे, जो लिटरेट थे, है ना। सो देयर फॉर द इलेक्शन कमीशन हैड टू थिंक ऑफ सम स्पेशल मेथड ऑफ वोटिंग। तो इलेक्शन कमीशन को कुछ सोचना पड़ा कि कुछ ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे अलग स्पेशल तरीके से अपनाया जाए वोटिंग का, जिससे इन इलिटरेट लोग, जो 85% इलिटरेट लोग हैं, वो भी इलेक्शन में सही तरीके से पार्टिसिपेट कर सके। सो द इलेक्शन कमीशन ट्रेंड ओवर 3 लाख ऑफिसर्स एंड पोलिंग स्टाफ टू कंडक्ट द इलेक्शन। तो चुनाव आयोग ने लगभग 3 लाख ऑफिसर्स और पोलिंग स्टाफ, चुनाव करवाने वाले जो स्टाफ होते हैं, उनकी ट्रेनिंग करवाई, है ना। इन चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित करवाया गया ताकि भारत में चुनाव करवाया जा सके। इट वॉज नॉट जस्ट द साइज ऑफ द कंट्री एंड द इलेक्ट्रोड दैट मेड दिस इलेक्शन अनयूजुअल, है ना। कि देश के विशाल आकार और मतदाताओं की भारी भरकम संख्या के लिहाज से ही पहला चुनाव अनूठा नहीं था। इट वॉज नॉट अनयूजुअल। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज ऑल्सो द फर्स्ट बिग टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन ए पुअर एंड इलिटरेट कंट्री। तो एक प्रॉब्लम, तो देश बहुत बड़ा था, प्रॉब्लम नहीं कह सकते हैं, बट फॉर एज कम कर सकते हैं कि इलेक्शन कराने के हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि इतने बड़े साइज के कंट्री में, इतने विशाल का कंट्री में इलेक्शन करवाना था। दूसरा, इलेक्ट्रोट एंड दिस, और इतने बड़ी जनसंख्या के लोग, 17 करोड़ लोगों का एक वोटर लिस्ट बनाना था। तो ये दोनों तो प्रॉब्लम थे ही, बट ये ही सिर्फ अनूठे प्रॉब्लम नहीं थे। एक और बहुत बड़ी अनूठी प्रॉब्लम यह थी कि जो इतने बड़े कंट्री में सबसे पहला बिग टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी होना था, लोकतंत्र का पहला बड़ा एक टेस्ट हो रहा था, क्योंकि यह एक बहुत ही पुअर और इलिटरेट कंट्री, जहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या, बहुत बड़ी जनसंख्या लोग बहुत ही गरीब और अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, है ना, इनको शिक्षा नहीं था। तो ऐसे लोगों को ऐसे लोगों के बीच में चुनाव करवाना, इट वॉज ए हरकुलियन टास्क, ये हिमालयन टास्क था, बहुत ही मेहनत एक्सरसाइज था। Till then, democracy had existed only in prosperous countries, mainly in Europe and North America, where nearly everyone was literate. तो उस वक्त तक डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र है, वो सिर्फ विकसित राज्यों में, प्रोस्पेरस कंट्री, जो धन संपन्न देश थे, सिर्फ वहाँ पे था, जैसे खास करके यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में, जहाँ लगभग हर एक व्यक्ति शिक्षित था। सिर्फ ऐसे कंट्रीज में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र एग्जिस्ट करता था। सोचो दोस्तों, ये कितनी बड़ी बात है कि एक भारत एक्चुअली सिर्फ यूरोप एंड वेस्टर्न कंट्री, जहाँ डेवलपमेंट इतना आगे था, जो इतने आगे थे, जहाँ लोग बहुत शिक्षित थे, सिर्फ वहाँ डेमोक्रेसी था। और भारत इतना गरीब और इलिटरेट पॉपुलेशन होने के बावजूद भी भारत एक सफल डेमोक्रेसी स्थापित कर पाया। इट सेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट आवर लीडर्स, आवर कंट्री, आवर सिटीजन, है ना। सो बाय दैट टाइम मेनी कंट्रीज इन यूरोप हैड नॉट गिवन वोटिंग राइट्स टू ऑल वीमेन। और उस समय तक जब भारत में पहली बार चुनाव जब हो रहा था, तो सार्वभौम मताधिकार था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था। 21 साल से उस समय एज ग्रुप रखा गया था, 21 साल। तो 21 साल से ऊपर के हर एक व्यक्ति, है ना, महिला हो या पुरुष हो, सभी महिलाओं को भी वोटिंग करने का अधिकार था। लेकिन उस समय तक बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में सारी महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं था। जो प्रोस्पेरस कंट्रीज थे, जो लिटरेट कंट्रीज थे, डेवलप्ड कंट्रीज थे, उन कंट्रीज के, यूरोपियन कंट्रीज में भी सभी महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं था, और भारत में था। सो इन दिस कंटेक्स्ट, इंडियाज एक्सपेरिमेंट विथ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, है ना, अपीयर टू बी बोल्ड एंड रिस्की। तो जो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि जो भारत का जो एक्सपेरिमेंट था सार्वभौम मताधिकार का, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो भारत ने करवाया, ये एक्चुअली बहुत ही बड़ा स्टेप था, बोल्ड स्टेप था, और एक बहुत ही रिस्की स्टेप था। एंड इंडियन एडिटर कॉल्ड इट द बिगेस्ट गैम्बल इन द हिस्ट्री। तो एक
एडिटर है, प्रकाशक है, जो भारत के हिंदुस्तानी संपादक, उन्होंने कहा कि इतिहास का सबसे बड़ा जुआ बोला गया था इसको, द एडिटर कॉल्ड द बिगेस्ट गैम्बल इन द हिस्ट्री, है ना। Organizer, a magazine, wrote that Jawaharlal Nehru would live to confess the failure of universal adult franchise in India. सोचिए, ऑर्गेनाइजर नाम की एक पत्रिका ने लिखा था कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही ये देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार असफल रहा. Would live to confess and failure of the universal adult franchise in India. This was the statement by one of the magazine organizer. और आज हम 70 साल बाद हम देख रहे हैं दोस्त, ये सारे मैगजीन्स फेल हो गए एंड इंडिया सस्टेन्ड दिस. एंड सो ए ब्रिटिश मेंबर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस क्लेम दैट, इंडियन सिविल सर्विस का एक ब्रिटिश मेंबर था, उसने क्या क्लेम किया, उसने बोला ए फ्यूचर एंड मोर इनलाइटेंड एज विल व्यू विथ एस्टॉनिशमेंट द एब्सर्ड फार्स ऑफ रिकॉर्डिंग द वोट्स ऑफ मिलियंस ऑफ इलिटरेट पीपल. देखो क्या बोला, आने वाला वक्त और अब से कहीं ज़्यादा जानकार दौर बड़े विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की यह बेहूदी नौटंकी देखेगा, है ना. सो स्टॉलिशमेंट द एब्सर्ड फार्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ वोट्स ऑफ मिलियंस ऑफ इलिटरेट पीपल, है ना, ये देखेगा. सो दिस टाइप ऑफ लो स्टैंडर्ड कमेंट्स, या कह सकते हैं कि नीचतापूर्ण कमेंट्स, maybe the situation was so difficult and it was not easy and it was a very difficult task. तो लोग एसेस नहीं कर पाए और उन्होंने भारत को सही से जज नहीं कर पाया, और ऐसे स्टेटमेंट्स अलग अलग मैगजीन्स एंड अलग अलग बड़े बड़े व्यक्तित्व ने दिया. लेकिन इंडिया आज गवाह है दोस्तों. आज हम 70 साल आज़ादी के 70 साल के बाद हम सबको पता है ना, कि इंडिया हैज़ सस्टेन्ड दिस एंड इंडिया हैज़ सक्सेसफुली लिव्ड दिस. तो हमने सबके उम्मीदों से बढ़कर भारत ने सबको परफॉर्म किया दोस्तों. ये गर्व की बात है हमारे देश के लिए. द इलेक्शंस हैड टू बी पोस्टपोन ट्वाइस एंड फाइनली हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 1951 टू फरवरी 1952. तो जो चुनाव था उसको 2 बार स्थगित करना पड़ा और आखिरकार चुनाव अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक चुनाव करवाया गया. But this election is referred to as the 1952 election since the most parts of the country voted in January 1952. तो इसको हम कहते हैं जनरली इलेक्शन 1952 का इलेक्शन हम कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर भारत में जो कंट्री के ज़्यादातर हिस्सों में जो वोटिंग हुई थी वो जनवरी 1952 में हुई थी. तो 2 इलेक्शन अक्टूबर 1951 से 1952 के में हुआ, लेकिन हम इसको जनरली कहते हैं 1952 का इलेक्शन. It took 6 months for the campaigning, polling and counting to be completed. ये लगभग 6 महीने लगे थे कैंपेन करने में, चुनाव कराने में और इस काउंटिंग करने में, इनका मतगणना करने में. से चुनाव अभियान, मतगणना और मतदान और मतगणना में लगभग 6 महीने लग गए थे दोस्तों. Elections were competitive. There were on an average more than 4 candidates for each seat, है ना. तो जो चुनाव था वो बेसिकली काफ़ी मुकाबला बड़ा था और औसतन हर एक सीट पे लगभग 4 कैंडिडेट तो थे ही दोस्त, है ना, एवरेज 4 कैंडिडेट. सो द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन वाज इनकरेजिंग. मोर देन हाफ द एलिजिबल वोटर्स टर्न आउट टू वोट ऑन द डे ऑफ इलेक्शन. और जो भागीदारी थी जो चुनाव में वो बहुत बढ़ चढ़ कर हुई, जो हिस्सेदारी थी वो बहुत बढ़ चढ़ थी, और लगभग आधा से अधिक मतदाताओं ने अपना वोट डाला. सो जितने लोग मतदान सूची में जिनका नाम था उसमें से मोर देन हाफ 50% से ज़्यादा लोगों ने वोट करने के लिए पहले चुनाव के दिन वोट करने आए. When the results were declared, these were accepted as fair even by the losers. और जब रिजल्ट्स का घोषणा हुआ, है ना, जब रिजल्ट्स डिक्लेयर किया, जब परिणाम बताया गया, तो जो हारने वाले भी थे उन्होंने इसको एक्सेप्टेड, जो लूजर्स थे उसको भी उन्होंने इसको एक निष्पक्ष चुनाव का रिजल्ट मानते हुए एक्सेप्ट कर लिया किया, है ना. सो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है. पिछले अब आज के चुनाव में अगर आप देखेंगे पिछले 10-20 सालों से जब मैं चुनाव देखता हूँ तो मैं देखता हूँ जो भी पार्टी आती है बोलती है चुनाव में गड़बड़ी हुई, चुनाव में धांधली हुई और चुनाव गड़बड़ तरीके से कराया गया. मे बी आई डोंट नो व्हाट इज़ द ट्रुथ बिहाइंड इट, बट ऐसी चीज़ें हम सुनते रहते हैं. बट उस समय जब पहला इलेक्शन कराया गया और जब इतने डिफ़िकल्ट टास्क में था, जब इतना डिफ़िकल्ट सिचुएशन था, तब भी इलेक्शन करवाया गया, तो जो लूजर्स थे, हारने वाले थे, उन्होंने भी इस बात को माना कि जो इलेक्शन है वो बहुत ही फेयर तरीके से हुआ था. द इंडियन एक्सपेरिमेंट हैड प्रूव्ड द क्रिटिक्स रॉन्ग. और जो आलोचक थे उन सबको गलत प्रूव कर दिया गया था. द टाइम्स ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द पोल्स हैव confounded all those skeptics who thought the introduction of adult franchise too risky an experiment in this country. तो
जो टाइम्स ऑफ इंडिया नाम का पत्रकार है, उन्होंने सभी आलोचकों के संदेहों पर पानी फेर दिया जो सार्वभौम मताधिकार की इस शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे। तो इन सब को बेसिकली गलत प्रूव कर दिया। The Hindustan Times claimed that there is universal agreement that the Indian people have conducted themselves admirably in the largest experiment in democratic elections in the history of the world। तो हिंदुस्तान टाइम्स नाम की जो पत्रिका दोस्त है, यह बोलता है कि यह बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया। सो दिस थिंग्स वेयर द बिग अचीवमेंट फॉर आवर कंट्री दोस्तों। ऑब्जर्वर्स आउटसाइड इंडिया वेयर इक्वली इम्प्रेस्ड, और जो ऑब्जर्वर्स थे, जो चुनाव के ऑब्जर्वर्स होते हैं ना, है ना, वो भारत के बाहर के भी जो ऑब्जर्वर्स थे वो बहुत इम्प्रेस्ड थे हमारे परफॉर्मेंस से, द तरीका से, जिस तरीके से चुनाव करवाया गया। इंडिया जनरल इलेक्शन ऑफ 1952 में बिकम ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। तो ये बेसिकली 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हो गया, है ना। एंड इट वाज नो लॉन्गर पॉसिबल टू आर्ग्यू दैट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कुड नॉट बी हेल्ड इन कंडीशंस ऑफ पॉवर्टी और लैक ऑफ एजुकेशन, है ना। इट प्रूव्ड दैट डेमोक्रेसी कुड बी प्रैक्टिस्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ये बेसिकली यह दलील दे पाना संभव नहीं रहा कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीबी अथवा अशिक्षा के माहौल में नहीं करवाए जा सकते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं था, पॉवर्टी या लैक ऑफ एजुकेशन हो तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं करवाए जा सकते, ये चीज़ नहीं हुआ, इसको गलत प्रूव कर दिया गया। एंड इट प्रूव दैट डेमोक्रेसी कुड बी प्रैक्टिस, और ये भी प्रूव कर दिया कि दुनिया में लोकतंत्र कहीं भी अमल किया जा सकता है, हर जगह लोकतंत्र अमल किया जा सकता है। तो यह एक्सपेरिमेंट इंडिया फर्स्ट मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड ये इंडिया का जो एक्सपेरिमेंट था, इट वाज बिग एक्सपेरिमेंट एंड इंडिया सक्सेसफुली प्रूव्ड, एंड इंडिया में बहुत ही फेयर एंड फ्री तरीके से इलेक्शन करवा लिया गया 1952 में फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स, इलेक्टिंग 3200 MLAs एंड 489 MPs, है ना, मेंबर्स ऑफ लोकसभा। दिस इज अ बिग 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 अचीवमेंट फ्रेंड्स फॉर आवर कंट्री।